हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हिस्ट्री का है, गुप्त वंश। हम लोग आज गुप्त वंश के बारे में कौन कौन से राजा हुए हैं, किन्होंने शासन किया है, कौन संस्थापक हैं और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पर। गुप्त वंश, ये वंश तीसरी सदी का है और गुप्त वंश जो हैं वैश्य थे। ये विष्णु उपासक जो हैं उन्हें वैश्य कहते हैं। तो ये विष्णु उपासक थे और ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण शासकों के सामंत थे। ये यहाँ कुबाड़ लिखा है, ये मिसप्रिंट है। ये कुषाण शासकों के सामंत थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश के शासक थे वो किसके सामंत थे। तो वो कुषाण शासकों के सामंत थे। इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दिया है। इन्होंने अपनी राजधानी, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुप्त वंश ने अपनी राजधानी किसको बनाया। तो गुप्त वंश के शासकों ने इन्होंने अपनी राजधानी जो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। किसको बनाया? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया अपनी राजधानी। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इस वंश का अगला शासक घटोत्कच था। श्रीगुप्त के बाद कौन आया? घटोत्कच। इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। तो फिर वास्तविक संस्थापक कौन होगा? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा रानी प्रकार का सिक्का किसने चलाया। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जब कुमार देवी के साथ विवाह किया तब इन्होंने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम है समुद्रगुप्त। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसका पुत्र था। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। तो कुमार देवी कौन थी? लिच्छवी जो है लिच्छवी राजकुमारी थी ना ये कुमार देवी। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र बोला जाता है, मतलब लिच्छवी का नाती। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बोला जाता है क्योंकि ये कुमार देवी के पुत्र थे और इसके बचपन का नाम कांच था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बचपन का नाम कांच था। समुद्रगुप्त की नीतियाँ आक्रामक तथा विस्तारवादी थीं, अतः यह अशोक के विपरीत था। इसने आर्यावर्त उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणावर्त दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया और उनसे टैक्स वसूलता था। ठीक है, इन्हीं विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त को क्या बोला गया? धरड़ी बंद। तो क्वेश्चन आएगा, धरड़ी बंद किसे बोलते हैं? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को धरड़ी बंद कहते हैं। किस लिए? क्योंकि इन्होंने इन राज्यों को जीतकर पराजित करके अपने राज्य में शामिल कर लिया था। तो समुद्रगुप्त को धरड़ी बंद बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? इतिहासकार थे B.S. स्मिथ। B.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना किससे की है? नेपोलियन से की है। फिर है पुराण में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था। ठीक है, मतलब इसी का शासन था। श्रीलंका के शासक ने, श्रीलंका के जो शासक हैं, श्रीलंका के राजा ने बौद्ध गया में, कहाँ पर? बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा। समुद्रगुप्त ने उसे मंदिर बनवाने की अनुमति दे दिया। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। किसकी जानकारी? समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे तथा महासंघ विग्राहक, युद्ध एवं शांति का दूत हरिशेन का है। हरिशेन का जो है अभिलेख है, कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिशेन का है। और हरिशेन को क्या बोला जाता है? महासंघ विग्राहक, मतलब युद्ध एवं शांति का दूत। किसको बोला जाता है? हरिशेन को।
ठीक है। समुद्रगुप्त को और कौन सी लिच्छवी दौहित्र बोला जाता है? समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोला जाता है, स्मिथ ने बोला। और समुद्रगुप्त ने जो है कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की, इसलिए इन्हें कविराज भी कहा जाता है। ठीक है। तो समुद्रगुप्त इसे जो है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का था। तो गुप्त वंश में कौन सा सिक्का था प्रचलित? मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? रामगुप्त शासक आया। यह योग्य था कि अयोग्य था? तो यह अयोग्य शासक था। तो यह अयोग्य था। और इसी रामगुप्त का भाई जो था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई है। तो जो रामगुप्त की पत्नी थी देवी, इन्होंने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ षड्यंत्र रचकर खुद के पति रामगुप्त की हत्या करवा दी। और इसी का वर्णन जो है वो किस पुस्तक में मिलता है? विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की पुस्तक है। और देवी चंद्रगुप्त में यह वर्णित है कि कैसे देवी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराई और चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ विवाह कर लिया। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन आया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसने शकों का अंत कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत कर दिया था, इसीलिए शकों का अंत कर दिया। और कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो पूछा जाएगा कि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण की? क्योंकि इन्होंने शकों का अंत किया था। और विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? शूरवीर। और इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अच्छा, तो मयूर शैली के सिक्के जो थे वो समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए। यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके न्याय का सिंहासन पत्थर का बना था। इसके समय सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ। इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। तो नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य के दरबार में। नवरत्न में सबसे प्रमुख जो थे कालिदास, अमरदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी। पूछा जाता है धन्वंतरी कौन थे? तो यह चिकित्सक थे, वैद्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान कौन आया था? फाह्यान भारत आया था। ये बहुत पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया? चीनी बौद्ध विद्वान आया था, फाह्यान। तो फाह्यान की पुस्तक क्या है? इसका यात्रा विवरण है फो क्यू की। फाह्यान की पुस्तक है फो क्यू की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त बना। कौन बना? कुमारगुप्त बना। ठीक है। इसने महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। तो पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? कुमारगुप्त ने बनवाया। कुमारगुप्त किसके बाद आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त आया था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। किसे? नालंदा विश्वविद्यालय को। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। यह वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी जिला में स्थित है। विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। 1198 में कब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया? 1198 ईस्वी में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। बख्तियार खिलजी ने। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त पर भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कंदगुप्त ने क्या किया है? स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है। एक इनका कुमारगुप्त का फेमस क्वेश्चन है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। और स्कंदगुप्त का क्या है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था।
और इसकी अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है, इसका अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हूणों के आक्रमण को असफल कर दिया। तो जूनागढ़ अभिलेख में क्या मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख मिला है, तो उसमें समुद्रगुप्त ने हूणों के आक्रमण को कैसे असफल किया, यह वर्णन है इसमें। और इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे शासक हुए भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक अभिलेख है एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख में सती प्रथा की जानकारी मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भानुगुप्त का है एरड़ अभिलेख, इसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक कौन सा है, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। ये विष्णु उपासक थे, वैश्य थे, और इनका अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है, और संस्थापक श्रीगुप्त थे, और वास्तविक संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। इस वंश के विनाश का कारण क्या था, हूणों का आक्रमण। तो गुप्त वंश के विनाश का कारण क्या था, हूणों का आक्रमण। और हूणों का आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत जो थे वो पुष्यभूति थे। अब हम देखेंगे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्त काल की भाषा क्या थी, पूछा जा सकता है, संस्कृत थी, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत के 9 विद्वान भी थे, नवरत्न। वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्त काल की देन है। जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का प्रसार गुप्त काल में बहुत अधिक हुआ। गुप्त काल की राजधानी कौन सी, उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी थी, पूछा जा सकता है। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था, भू राजस्व था। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था, भू राजस्व था। ठीक है, कर वसूला जाता था, जो भू का कर वसूला जाता था वो था। यह भू राजस्व कितना था गुप्त काल में, 1/4 से लेकर 1/6, है ना, 1/4 से लेकर 1/6 हो सकता था। भू राजस्व को हक्य, हक्य मतलब नगद, या मेय, मेय मतलब अनाज के रूप में दिया जा सकता है, यह दिया जा सकता था उस समय। हक्य, हक्य मतलब नगद, और मेय मतलब अनाज। इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश थी। कौन थी, गुप्त काल में शासन की सबसे बड़ी इकाई देश थी। देश का सर्वोच्च राजा होता था, जो न्याय का भी सर्वोच्च था। ठीक है, और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जो ग्रामिक के अधीन रहती थी। इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी कौन था, कुमार अमात्य था, जो वर्तमान डीएम के पद पर था। मतलब कि जैसे आज वर्तमान समय में डीएम है, डीएम का पद है, वैसे ही उस समय प्रमुख अधिकारी जो होता था वो कुमार अमात्य होता था। फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, तो फाहियान के अनुसार इस समय अस्पृश्यता, छुआछूत थी, अस्पृश्यता थी। निम्न जाति के लोगों को क्या कहा जाता था, निम्न जाति के लोगों को चांडाल या अंतज्ञ कहा जाता था। तो पूछा जा सकता है कि अंतज्ञ क्या है, तो अंतज्ञ है निम्न जाति के लोगों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था, अंतज्ञ या चांडाल कहा जाता था। इस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, वे देवदासी भी हो सकती थी। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का भी प्रचलन था। सती प्रथा के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, एक अभिलेख था एरड़ अभिलेख, किसका था, भानुगुप्त का। ठीक है, इस समय वैश्यावृत्ति भी थी। वैश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या कुटनी कहा जाता था। इस समय गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। किसका विकास हुआ, गणित और ज्योतिषी का। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ, और महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या 29 है। ठीक है, और 16, 17 तथा 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की हैं। कौन सी, 16, 17, फिर एक छोड़ के 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की हैं। अजंता की गुफाएं जो हैं वो बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, पूछा जाए अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गईं। तो पूछा जाए बाघ की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, गुप्त काल में बनवाई गई। गुप्त काल में ही अफ़गानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई गई थी, जो बाद में अफ़गानिस्तान के मतलब नागरिकों के द्वारा या जो भी थे उनके द्वारा बम से ध्वस्त कर दिया था। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो निर्माण कार्य किसका है, यह है सुदर्शन झील का निर्माण कार्य।
तो हम लोगों ने देखा था कि स्कंदगुप्त ने क्या किया था, इसका पुनर्निर्माण कराया था, है ना, उसका सुदर्शन झील का। और निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य काल में निर्माण हुआ था इसका, इस सुदर्शन झील का निर्माण कार्य। और उस समय जब सुदर्शन झील का निर्माण हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, तो उस समय राज्यपाल कौन था पूछ लिया जाएगा, तो पुष्यमित्र वैश्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, मित्र मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा सुदर्शन झील का निर्माण, आप भी आ जाओ। तो ये मित्र थे, मित्र। तो ये मित्र आ गए, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और ये मौर्य वंश के हैं, मौर्य वंश के हैं सुदर्शन झील। और फिर अशोक ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, अशोक ने जीर्णोद्धार कराया। तो जब अशोक ने जीर्णोद्धार कराया था सुदर्शन झील का, तब राज्यपाल कौन थे? तुषास्प थे। अगले हैं रुद्रदामन। रुद्रदामन ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया। उस समय सुविशाख थे, इनके राज्यपाल। और स्कंदगुप्त ने जब पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, तब कौन थे? पर्णदत्त थे। कौन थे? पर्णदत्त, हाँ, पर्णदत्त। समुद्रगुप्त के लास्ट में ता है और पर्णदत्त में ता है, ठीक है। तो यहाँ पर रू है, यहाँ पर सु है, यहाँ पर रू है, यहाँ पर सु है, ठीक है। और अशोक में तुषास्प है, तुषास्य है, तुषास्य। और चंद्रगुप्त मौर्य में तो मित्र थे इनके, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने की पूरी संभावना। विक्रम संवत, ये चंद्रगुप्त जो सेकंड थे विक्रमादित्य की, जिन्होंने उपाधि धारण की थी। तो विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत के प्रणेता जो हैं सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 2068 वर्ष पूर्व यानी 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन में सही? विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ? 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ किया विक्रमादित्य ने, है ना। तो विक्रम संवत प्रारंभ किया। और शक संवत पूछा सकता है, मिलान ये आ सकता है। मैंने प्रैक्टिस सेट में एक देखा था कि वो मैच द कॉलम में क्वेश्चन आया था। तो विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व में, किसने, इसके प्रणेता कौन है? विक्रमादित्य हैं। और शक संवत की का प्रारंभ कब हुआ? ये हुआ 78 में, 78 ईस्वी में, है ना, 78 ईस्वी में हुआ। और ये कनिष्क हैं इसके प्रणेता शक संवत के। और हिजरी संवत कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ 622 में, 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने इसको प्रारंभ किया। इसके प्रणेता थे हिजरी संवत के। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।